अभी जो है ना लैडर फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले जो है ना एक क्वेश्चन करिए जल्दी से, है ना। पहले एक क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद में लैडर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ऐसा नहीं होता कि हर दिन एक जैसा क्वेश्चन नहीं होता, नए क्वेश्चन होते हैं। ये भी देखिए नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग के लिए क्वेश्चन नया है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1 मीटर, फिर इसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस है बीच में ये है 4 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अभी बस जस्ट क्लास का माहौल बनने से पहले एक बार एक क्वेश्चन कर लीजिए। करना आपको अभी भी यही है कि मैंने यहाँ दिया है एक पॉइंट ए, बी और सी और डी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब की बार जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इन सपोर्ट्स को ना किनारों पे ना लगा करके कहाँ लगा दिया, बीच में। क्या ऐसा हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि हमारे पिलर कहाँ लगे हो, पिलर 2 बीच में लगा दिए हो, और उसके ऊपर जो हमने बीम डाला हो वो क्या कर सकता है, ओवरहैंगिंग बीम हो, मतलब अलग की तरफ, यानी कि पिलर से बाहर निकला हुआ बीम हो, ठीक है। तो ऐसा भी केस बन सकता है। देखो हर रोज यही हो रहा है कि हर रोज एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कल आए थे, कल एक नया क्वेश्चन, उसके पहले वाली क्लास में थे, उससे पहली क्लास में एक नया क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको ध्यान लगाओ। करना यह है कि मैंने क्या किया, इस एक रॉड है मेरे पास, टोटल कितनी लंबी, 6 मीटर लंबी। उस 6 मीटर लंबी रॉड का 1 मीटर से इधर से छोड़ा और 1 मीटर इधर से छोड़ा, और यहां पर 2 सपोर्ट लगा दिए, और फिर आपसे कहा कि यहां पर 100 न्यूटन, यहां 200 न्यूटन, यहां 300 न्यूटन और यहां 200 न्यूटन के फोर्स मैंने अप्लाई किए हैं। बताना है आपको कि बी और सी पॉइंट पर कितना रिएक्शन मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। रिएक्शन एट बी एंड सी। करिए, देर मत लगाइए, ठीक है ना। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद से कर लेंगे इसको, ठीक है ना। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को कर ले जाओ तो फिर आगे बढ़ूं, ठीक है ना। हाँ बच्चे देखो, सिंपल फंडा है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। क्वेश्चन लिख करके आएगा, देखो कि आपसे कहेगा ए बीम एडी ऑफ लेंथ 6 मीटर इज सपोर्टेड ऑन 2 सपोर्ट एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जैसे दिखाया गया है, उस पॉइंट पर 2 सपोर्ट लगा करके इस बीम को हमने क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिएक्शन एट बी एंड सी। बी और सी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आरबी निकालना है और आरसी निकालना है, ये 2 चीजें निकालनी है। आरबी की वैल्यू क्या होगी और आरसी की वैल्यू क्या होगी, मतलब बी पर लगने वाला रिएक्शन और सी पर लगने वाला रिएक्शन, 2 रिएक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो सिंपल है, करना क्या होता है, इससे पहली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन यहां शो कर देंगे कि बी पर एक रिएक्शन लगेगा, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, आरबी, ठीक है ना। आरबी क्लियर है, यही वो आरबी है जिसकी मुझे तलाश है अभी, ठीक है ना। और ये एक आरसी है, इन 2 की मुझे तलाश है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बी पॉइंट पर एक रिएक्शन शो कर लिया। किससे लगेगा रिएक्शन, ऊपर से लोड पड़ रहा है नीचे की ओर, तो नीचे से मिलेगा क्या, रिएक्शन ऊपर की ओर, ठीक है ना, सपोर्ट ऊपर की ओर मिलेगा। तो यहाँ पर भी रिएक्शन ऊपर की ओर मिलेगा। बोलो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिलेगा क्या, या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं। अगर सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं तो इसका मतलब है कि इस पर कहीं से भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर होती तो कल बताया था मैंने कि अगर हॉरिजॉन्टल की जरूरत भी पड़ेगी तो तब भी हम क्या करेंगे, यहां पर और यहां पर, मतलब हिंज वाले सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी 1-2 रिएक्शन बनेगी बस। फिलहाल कितने वेरिएबल हो गए बताओ, 2 वेरिएबल। तो एक बनेगी कौन सी वाली इक्वेशन, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, पहली बात 3 तरीके के इक्विलिब्रियम है, एक बार वापस याद दिला रहा हूं। सबसे पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम और तीसरा है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है केवल अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 के इक्वल होगा, नेट फोर्स 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर केवल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बॉडी अपनी जगह से इधर उधर तो नहीं जाएगी, लेकिन जहां है वहीं रहते हुए क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, घूम रही होगी। अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो बॉडी अपनी जगह रहते हुए, अपनी जगह चेंज नहीं कर रही होगी, अपनी जगह रहते हुए वहीं रहते हुए घूम रही होगी। क्लियर।
अगर केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है तो बॉडी घूम नहीं रही होगी, और अगर घूम रही होगी तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही होगी। पर अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चूंकि नहीं है तो बॉडी इधर उधर खिसक रही होगी। एक होता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में क्या है, आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ये जो सिचुएशन है ये उसी तरह की है। इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, पता है ना ये बात। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होता है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में भी रहे और इक्विलिब्रियम बना रहे, लगातार बना रहे, ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी डायनामिक कंडीशन में हो, मूव कर रही हो, लेकिन जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे वो उसकी लीनियर वेलोसिटी हो, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके तो अब सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो के इक्वल होगा और इस पर लगने वाला नेट मोमेंट भी जीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैंने पहली इक्वेशन बनाई क्या, नेट फोर्स शुड बी जीरो, मतलब सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा एफ बनाऊंगा तो बताइए क्या मैंने फंडा बताया था आप लोगों को, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव, नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव, फॉरवर्ड इधर की ओर लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव। फिलहाल ये दोनों तो है ही नहीं, सिर्फ ऊपर और नीचे वाले ही हैं। तो बताइए ऊपर की ओर कौन कौन से दो लग रहे हैं, एक लग रहा है आरबी और एक लग रहा है आरसी। तो आरबी और आरसी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ये सब के सब कैसे होंगे, नेगेटिव। तो माइनस का 100, माइनस का 200 और माइनस का 300 और माइनस का 200 मिलाकर कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, बताओ 3 3 6 2 8, 800 हो जाएगा, 800 न्यूटन, ठीक है। ये हो गई पहली इक्वेशन मेरी। अब ये पहली इक्वेशन बनी है, सिर्फ आर बी प्लस आर सी दोनों का सम मिलाकर कितना लोड पड़ रहा है वो तो वैसे भी पता है, सबको पता है कि भाई अगर ये जो मैंने दो पिलर लगाए हैं, इन दो पिलर पर ऊपर से कितना लोड पड़ रहा है, तो हम कहेंगे भैया इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल लोड मिल जाएगा। दिस इज द टोटल वेट और टोटल लोड और टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द बार ए डी। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, सिग्मा एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि सिग्मा एम भी जीरो होना चाहिए। अब सिग्मा एम किसके अबाउट लूं, किसी के भी अबाउट ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बेहतर होगा कि उस पॉइंट के अबाउट लिया जाए जिसके अबाउट ज्यादा फोर्स लग रहे हैं। तो बताओ बी के अबाउट लेना बेहतर होगा या ए के, या तो बी के या तो सी के, दोनों पे, क्योंकि यहाँ भी दो फोर्स हैं यहाँ भी दो फोर्स हैं, जहां मन करे ले सकते हो, लेकिन यहाँ एक सिंगल फोर्स है यहाँ सिंगल फोर्स है, बेहतर होगा कि हम बी के अबाउट ले लें। तो सिग्मा बी मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो सिग्मा बी एम बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जब सिग्मा एम बी को जीरो के इक्वल रखूंगा तो एम बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखिए बताओ इसका मोमेंट बताओ जल्दी से पहले, ये कैसा है 100 न्यूटन, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, श्योर हो, बहुत अच्छे। फोर्स की डायरेक्शन में पेन की निब को रखा, पॉइंट इधर पड़ रहा है तो पॉइंट की ओर घुमा दिया, बोलिए कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 100, सिग्मा एम बी इक्वल टू जीरो लगा रहा हूं, माइनस का 100 इंटू कितना 1। अच्छा एक बात और है, देखो ध्यान सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं यही पॉइंट, अगर देखो ये नहीं सोचना है, कुछ बच्चे ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि इस साइड वालों का क्लॉकवाइज इस साइड वालों का एंटी क्लॉकवाइज, सब नहीं सोचना है, देखना है हर बार, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉइंट के बदलते ही ना डायरेक्शन मतलब सेंस बदल जाता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो सेंस है ना वो बदल जाता है, किसके बदलते ही, पॉइंट के बदलते ही। तो ये वाला पॉइंट अगर मेरा बदला है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग लिया। इस 100 का कितना आया, माइनस का 100 इंटू 1, इसका बताओ जीरो, इसका बताओ जीरो, आगे आगे तो 300, बताओ 300 वाले का कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 4, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस का RC इंटू डिस्टेंस बताओ 4, फिर बताओ ये कितना जाएगा 200 प्लस का 200 इंटू, बहुत बढ़िया। 5 लेंगे कि 6 लेंगे, अरे यार मुझे तो 6 मीटर लंबा दिख रहा है ये, सिर्फ बी पॉइंट तक लेनी है, बी पॉइंट तक। इसका मतलब 200 की जो डिस्टेंस ली जाएगी वो यहां से देखी जाएगी, यहां से बच्चे, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 और 1 5, मिलाकर क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। बस इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। ये हो गया आपका माइनस का 100 और प्लस का 1200 माइनस का 4RC और प्लस का कितना ये 1000 इक्वल टू जीरो। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200 माइनस 100, हाँ 2100, वेरी गुड। 2100 माइनस का 4RC इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा 2100 बराबर 4RC आ जाएगा ना, बस 4 को नीचे ले जाओ, RC इक्वल टू हो जाएगा 2100 अपॉन 4। बताइए कटा के कितना आएगा, कितना 5, ये है
बहुत बढ़िया। तो आरसी की वैल्यू आ गई 525 न्यूटन। आरसी की वैल्यू अगर 525 आई है तो आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रख देंगे पहली इक्वेशन में। तो बताइए क्या हो जाएगा, आरबी प्लस आरसी कितने के इक्वल है, 800 के इक्वल। आरबी की वैल्यू कितनी निकालनी मुझे, आरबी प्लस ये कितना आएगा 525 मिलाकर कितना हो जाएगा 800। इसका मतलब यहां से आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरबी बराबर 800 माइनस 525, बताओ कितना आएगा 275 न्यूटन। वेरी गुड। तो आरबी की वैल्यू आ गई 275 न्यूटन। लो जी काम बन गया। बताओ इसमें कोई मुश्किल लगी क्या। अब मैं इतना तो जान रहा हूं कि कम से कम आप रिएक्शन वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस मैं आपको एक बार बता रहा हूं वापस फिर से। या तो सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल होंगे, या फिर कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल होंगे, या फिर कुछ वर्टिकल और कुछ इंक्लाइंड होंगे। क्लियर। आपको इस सबसे मतलब ही नहीं है कि किस टाइप के हैं, आपको तो देखना ही है कि हर एक फोर्स को अगर वो इंक्लाइंड भी है तो पहले उसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद में उसका मोमेंट, दो ही कंडीशन लगनी है बस, टोटल मोमेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का अगर एक सार निकाला जाए, समरी निकाली जाए, तो बस एक ही समरी है। बताओ क्या, अगर कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि इसका मतलब वो बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो के इक्वल होना चाहिए और उस पर लगने वाला नेट मोमेंट भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। बस एक बात है, बार बार कह रहा हूं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब तो कंफर्म है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब तो कंफर्म है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में हो, मूव कर रही हो, चल रही हो, क्या तब भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में भी रहती है और इक्विलिब्रियम की शर्तों को पूरा भी करती है। क्लियर। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है लेकिन मूव कर रही होती है। समझ में आ रही बात ना? बस इतना समझना है। क्लियर। नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको, ठीक है ना। चलो इसके बाद अभी हम लोग लैडर फ्रिक्शन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान सुनो, अब सबसे पहली बात अभी मैं जो बता रहा हूं, अगर इसका आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, इससे ज्यादा मैं करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन ही अच्छा खासा हो जाएगा और उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। मैं पहले आपको बताऊंगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। पहली बात, चांस बहुत कम है कि आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर पूछा भी जाएगा तो उसके सारे टाइप में एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। टाइम मतलब मैं क्वेश्चन को नाम दे रहा हूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लैडर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन लैडर, ठीक है ना। लैडर पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जरूरी भी नहीं है कि वहां पर फ्रिक्शन ही लगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रिक्शन नहीं भी लिया हमने, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है क्वेश्चंस अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन लैडर पर बेस्ड होंगे। लैडर कौन से वाली लैडर, ये स्टेयर्स नहीं, जीने वाली लैडर नहीं, वो जो असलियत में लैडर होती है, ठीक है ना, आपकी सीढ़ी की बात हो रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है, ये जानना क्या चाहेगा हमसे कि मान लो आपसे कहेगा कि भैया एक लैडर मैंने आपको दे दी 5 मीटर लंबी, उस लैडर पे आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस लैडर को आपने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए खड़ा कर दिया दीवार के सहारे। भाई दीवार और फर्श के सहारे आपकी लैडर खड़ी की जाएगी, तो जो एंगल बना रही होगी लैडर किसके साथ, या तो फर्श के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, दोनों के साथ बनाएगी, वैसे तो फर्श के भी और दीवार के भी, तो वो आपको कोई ना कोई एक एंगल बता देगा उसमें से कि फर्श के साथ बनाया गया एंगल कितना है और दीवार के साथ बनाया गया एंगल कितना है। इन दो में से कोई एक एंगल दे देगा, दोनों भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। ये देगा पहली बात। लैडर की आपको लंबाई बता देगा, लैडर का आपको वेट बता देगा, ठीक है ना, ये लैडर का वेट इतना है और लैडर की लंबाई इतनी है। क्लियर। फिर हमसे कहेगा कि आप इस लैडर पर चढ़ना चाह रहे हैं, जब आप इस पर चढ़ेंगे तो चढ़ करके कोई सामान कोई चीज उतारना चाह रहे हैं, तो इस पर चढ़ते समय क्या होगा, किस चीज का डर होगा आपके दिमाग में, लैडर के फिसलने का डर होगा कि भाई लैडर फिसल ना जाए और मैं गिर ना जाऊं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो लैडर के फिसलने का जो ये डर है आपके दिमाग में, इस डर को ही खत्म करने के लिए हम लोग लैडर फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए कि कितने एंगल पे रखी जाए या फिर कितनी ऊंचाई तक मैं सेफली चढ़ सकता हूं। फ्रिक्शन हमने जनरली जब भी हमने फ्रिक्शन पढ़ा, चाहे वो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो फ्रिक्शन के बाद का कोई भी टॉपिक हो, अक्सर हमने क्या किया, फ्रिक्शन को एज ए सेफ्टी यूज किया है, ठीक है। जब हम कह रहे थे कि टर्निंग करनी है हम लोगों को, बैंडिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, ये सब चीजें जो पढ़ रहे थे तो उस समय क्या पढ़ रहे थे,
यही देख रहे थे कि भाई फ्रिक्शन लगाओ और थोड़ा सा क्या कर लो, सेफली टर्न ले लो आराम से। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन आपको मिलेगा उतना ही चांस है कि आपकी गाड़ी आराम से टर्न कर जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर लैडर और फर्श के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया जाए या कम हो गया अगर, तो फिसलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और अगर लैडर और फर्श के बीच का फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो फिसलने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी बात, कहाँ तक चढ़ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप लैडर पर चढ़े, 3-4 डंडे तक तो आप चढ़ गए तो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। 3-4 डंडे चढ़ने के बाद आपने कहा मम्मी बुलाए, मम्मी को बुला रहे हो, किसी को बुला रहे हो, जरा 1 मिनट आगे सीढ़ी पकड़ लीजिए, ठीक है ना, बात समझा, क्योंकि आपको आइडिया लग रहा है। अब देखो ये हमारी, फिर मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस हमारा काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अब बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बिना जाने ही हर बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है और उसे पता है कि टर्न कैसे लेना, ये भी सब जान जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों की ये डेली रूटीन में आने वाली जो जिंदगी है ना, हमारी डेली रूटीन में आने वाली जो बातें हैं, उनकी वजह से हम ये भी जान जाते हैं कि लैडर पर हमें कितनी ऊंचाई तक चढ़ना है। कहां तक चढ़ के आपको डर लगने लगता है कि भाई इसके ऊपर हो सकता है सीढ़ी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। समझ में आ रही बात ना। ये सब हमारा कॉमन सेंस काम करता है और हमारी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस एक्सपीरियंस के बेस पर क्या पाते हैं। पता लगा आप ऊपर चढ़े तो आपको 3 मीटर 5 मीटर की सीढ़ी पे 3 मीटर चढ़ने पर आपको एहसास हो रहेगा कि यार अगर मैंने अब 1 कदम भी ऊपर बढ़ाया तो मैं धड़ाम से नीचे गिरूंगा। बात समझ में आ रही ना। तो तुमसे क्वेश्चन में यही पूछेगा, बताओ कोई व्यक्ति बिना फिसले बिना स्लिप किए इस लैडर पर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, ठीक है ना। जनरली बार बार करो, क्वेश्चन एक नहीं कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस टाइप का। यानी जनरली आपसे ज्यादातर तो यही पूछा जाता है कि भाई एक सीढ़ी आपको दे दी, बोलेगा सीढ़ी को मैंने इतने एंगल पे लगाया है, बताइए कोई इतने मास का व्यक्ति, जैसे आपको आपका मास देगा 70 kg 75 kg 80 kg 60 kg 55 kg जो भी है, ठीक है ना। तो बताओ इतने मास का कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है बिना स्लिप हुए, ठीक है ना, मतलब सीढ़ी के बिना फिसले। क्लियर है। किसी भी टाइप का, उसमें कोई भी टाइप का क्वेश्चन बने, फिर वही कहानी है। बताओ आप सीढ़ी को फिसलने से रोकना चाह रहे हैं, तो बताओ जब तक सीढ़ी फिसल नहीं रही है तब तक, जब तक सीढ़ी फिसल नहीं रही है तब तक कंप्लीट इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि नहीं है। बोलो, जब तक सीढ़ी फिसल नहीं रही है तब तक कंप्लीट इक्विलिब्रियम मेंटेन है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है भाई। जब सीढ़ी फिसल नहीं रही है तो भैया वो सीढ़ी, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में ही तो खड़ी है, इसका मतलब। और अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम है कोई भी बॉडी, इवन ये किताब जो मेरे सामने रखी है, ये किताब अभी किस में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 है और नेट मोमेंट भी 0 है। कल तक हम मोमेंट की बातें नहीं किया करते थे, जब तक हमने रोटेशन मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा था, खाली ये पढ़ा करते थे कि नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। लेकिन अब हम बार बार कह रहे हैं कि अब हमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम देखना है, केवल एक इक्विलिब्रियम नहीं देखना है। तो जो मेरी लैडर है वो ना तो रोटेट कर रही है और ना मूव कर रही है जब तक कि वो फिसली नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बॉडी यानी लैडर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 के इक्वल होगा और उस पर लगने वाला नेट मोमेंट भी 0 के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आपको बस यहाँ डायग्राम देख के समझ में आएंगी चीजें और ज्यादा, ठीक है ना। देखो ये है, मान लीजिए मेरी वॉल, और ये है क्या आपका फ्लोर, ठीक है ना। ये वॉल और फ्लोर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने बनाई है यहाँ पर वॉल, ठीक है ना, और ये यहाँ पर मैंने बनाया है फ्लोर, ठीक है ना। अब देखो इस वॉल और फ्लोर के बीच में मैंने एक लैडर को खड़ा कर दिया, ठीक है ना। वो लैडर कितनी लंबी है, ये लैडर है जो मैंने दिखाई है आपको, ये लैडर है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। इस लैडर का नाम मैंने रख दिया क्या, मान लीजिए AB। इस लैडर की लंबाई में आपको कुछ ना कुछ दूंगा। बात ध्यान समझिएगा, मैं आपको जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं। जनरल क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी आपको मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रहा हूं। पहले समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है, कहना क्या चाहता है। तो ये मान लो लैडर है जिसकी लंबाई कितनी है, मान लो कि L है, ठीक है ना। L लंबाई की एक लैडर है। इसके ऊपर ये यहां से कितना एंगल बना रही है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है। ये तो कंफर्म होगा कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि मतलब 99.9% केस में ये 90 डिग्री ही होता है। अब मैंने ये क्यों कहा 99.9% केस में 90 डिग्री होता है। फ्लोर और वॉल के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है 99.9% केस में। कारण क्योंकि जब तक मैं चाहूं ना कि भाई मुझे दीवारें अब बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं खड़ी करनी है, ऐसे करनी है, ऐसा भी डिजाइन बनाया जा सकता है, समझिए ना, कि हम ये वाली दीवार और वो मतलब इनको थोड़ा सा टिल्ट करके बना रहे हैं ऐसे, और फिर उसके ऊपर छत डाली तो अंदर का जो डिजाइनिंग है थोड़ी बदल जाएगी। बट ये तो एक डिजाइनिंग हुई। नॉर्मल सिचुएशन यही होती है कि फ्लोर और दीवार के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। ये एंगल हो गया आपका थीटा, और ऊपर वाले एंगल को मान लो मैंने मान लिया अल्फा। अब देखो ध्यान समझना, सबसे पहली बात वो आपसे कहेगा कि हम लैडर का वेट भी दे देगा। तो बताओ किसी भी रॉड का, अगर मैं यूनिफॉर्म लैडर मान रहा हूं, यूनिफॉर्म लैडर का मतलब क्या है
कि लैडर की जो वेट है पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि लैडर जो है वो एक जैसी है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। यूनिफॉर्म होने का मतलब एक जैसा होना, जबकि कुछ लैडर ऐसी भी देखते हैं हम लोग जो नीचे से भारी होती है ऊपर से पतली होती हैं, ठीक है ना, या हल्की होती हैं। ऐसी भी देखते हैं जो नीचे चौड़ी बनाई जाती हैं ऊपर जाते जाते नैरो होने लगती हैं, तो वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी? नॉन यूनिफॉर्म। अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म लैडर की। तो अगर यूनिफॉर्म लैडर की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो लैडर है आपके पास, इस लैडर की पूरी लंबाई में जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अगर कोई लैडर सीधी है और उसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, यानी कि वो यूनिफॉर्म है, तो किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे बताया था ना कि किसी भी रॉड का, अगर मैंने लिया m मास की कोई रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसके सेंटर पर ही लाई करता है, मतलब मिड पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर मैं लैडर के वेट की बात करूंगा तो लैडर का वेट कहां लाई करेगा? इसके जस्ट मिड पॉइंट पर लाई करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हुआ मेरा लैडर का वेट, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। मैं नाम दे सकता हूं WL, क्लियर? WL। अब इस पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, अच्छा, वेट इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर है ना। अब इस पे कोई व्यक्ति चढ़ना शुरू करा और उसने मान लीजिए चढ़ते चढ़ते वो कहां तक चला गया? यहां तक विदाउट स्लीपिंग वो बस यहीं तक जा सकता है, मान लीजिए एकदम किनारे तक नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो अगर विदाउट स्लीपिंग वो बंदा यहां तक गया तो इसका अपना वेट किधर एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का वेट, कोई भी वेट तो किसी भी चीज का हो, दुनिया की हर चीज का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये हो गया WM, मतलब यहां पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे करके, ठीक है ना, चढ़ गया ऊपर, ठीक है, पता नहीं कैसा आएगी। WL और WM समझ में आ गया बात? ओके, तो ये वेट ऑफ मैन हो गया। अभी लैडर पर मैंने दो फोर्स दिखाए बस। कौन कौन से दो? एक तो लैडर का अपना वेट और एक व्यक्ति का वेट, दोनों ही वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। बोलो यहां तक कुछ समस्या है क्या? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ और फोर्सेस भी यहां अप्लाई होंगे? इस सीढ़ी के ऊपर ये दो के अलावा भी कुछ और फोर्स लगेंगे क्या? वो तो लगने ही चाहिए। अगर वो नहीं लगेंगे तो बैलेंस कौन करेगा इनको? तो ये तो कंफर्म है कि फोर्स तो और लगेंगे ही लगेंगे, पक्का है, ये श्योर है, ठीक है ना। बात समझना। अब इसको कैसे श्योर कर रहा हूं मैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की बात। ये जो फ्लोर है ये रफ है और ये जो वॉल है ये भी मैंने रफ ली है, बात समझिएगा, ठीक है ना। मैं इस वॉल को कैसा लिया हूं? रफ। और इस वाले फ्लोर को भी कैसा लिया हूं? रफ। स्मूथ नहीं है। स्मूथ होता तो यहां का फ्रिक्शन क्या हो जाता? बोलो, जीरो हो जाता है, क्लियर है। और यहां का भी फ्रिक्शन क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन अभी फिलहाल फ्रिक्शन जीरो नहीं है, मैंने दोनों को क्या लिया है? रफ। मान लेता हूं कि फ्लोर का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? μA, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? μB। वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μB। ये मैंने μA और μB अलग अलग क्यों माने? कि हो सकता है कि जो दीवार है उसका सरफेस अलग किस्म का बनाया गया हो और जो फर्श है उसका सरफेस अलग किस्म का बनाया गया हो। भाई हो सकता है उसे पेंट करा करके वो ज्यादा प्लेन हो रखी हो दीवार, और फर्श हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा प्लेन ना हो। और ये भी हो सकता है कि फर्श में आपने टाइल लगा दी, वो ज्यादा प्लेन हो गई, और दीवार हो सकता है कि आपकी रफ हो, तो मतलब कुल मिला जुला के। और कभी कभी सेम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि फ्लोर का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है और वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, वो देगा क्वेश्चन में। बार बार कह रहा हूं, अभी तक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं लेके जा रहा, आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इस लेटर पे किस किस तरह से हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे फोर्सेस अप्लाई होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? चलो जी, अब मुझे बताओ, ये दोनों वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो ए पॉइंट पर बताइए रिएक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कहीं दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक का वेट नीचे लग रहा हो तो पक्का रिएक्शन 110% लगेगा ही लगेगा। रिएक्शन जीरो कब होता है? जब कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहां तो कांटेक्ट में है ना। तो बताओ रिएक्शन किधर लगेगा? अगर बस मुझे आप ये बता दो ए का रिएक्शन किस ओर लगेगा। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप मुझे बता दें ए का रिएक्शन किस ओर लगेगा। रिएक्शन, हमने रिएक्शन की बात की है, कैसे? ए से बी की ओर। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूं, ए से बी की ओर, ए से ऊपर की ओर, ए से इधर की ओर। बताइए किधर? दो नहीं लगेंगे, दो नहीं लगेंगे। बिकॉज दो क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि यहां पर ये हिंज नहीं है। बोलो हिंज है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हिंज? हिंज मतलब किसी चीज का उसके साथ जुड़ जाना, चिपक जाना, बंध जाना। सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से को कोई फर्श से बांधता है क्या? नहीं। वेल्ड कर रखा है क्या? नहीं। बात समझ में आ रही ना? तो ना तो वेल्डिंग है, मतलब ये फिसलने के लिए
मतलब मूव फ्री है कि नहीं, अगर चाहे तो फिसल सकता है कि नहीं फिसल सकता है, फिसल सकता है। इसलिए बच्चे ये तो कंफर्म है कि इस पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगेगा। वाली बात समझ ना, ठीक है ना। आप बताऊंगा ना वो, तो वो रिएक्शन नहीं लगेगा, वो कौन लगेगा अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो बता दिया उसको भूलना नहीं है बस। अगर उसको भूल रहे हो फिर कोई फायदा नहीं बताने का, ठीक है ना। अभी बात समझो, मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पर लगने वाला रिएक्शन किधर क्यों लगेगा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के जस्ट परपेंडिकुलर। कभी भी ये नहीं सोचना, बताओ ना जब हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की थी तो उसमें हमने साइकिल के पहिए को ऐसे मोड़ दिया था, मतलब साइकिल ऐसे की वजह ऐसे झुक गई थी ना, और जब साइकिल झुकी थी तो रिएक्शन को हम लोगों ने ऐसे थोड़ी बनाया था, मतलब तब हमने क्यों बनाया था, तब हमने कहा था ये ऐसे ऐसे टच हो रहा है, जहां टच होगा वहां टेंजेंट बनाएंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ए पॉइंट पर लगने वाले रिएक्शन की डायरेक्शन ये होगी। इसका नाम क्या हो गया बोलिए, आर। कोई डाउट है, बहुत बढ़िया। अगर ये वेट नीचे की ओर पड़ रहा है तो ये वाला सिरा, ए वाला सिरा, लैडर का ए वाला जो एंड है वो फर्श को नीचे की ओर दबाएगा, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन ऊपर की ओर मिलेगा। बताओ ये बी वाला सिरा दीवार को किधर की ओर पुश करेगा, जाहिर है जब आप इस पे ऊपर चढ़ोगे तो दीवार पे ऐसे लोड पड़ेगा, ऐसे ये दीवार पर एक्शन करेगा तो दीवार इसको उधर की ओर क्या देगी, रिएक्शन। वेरी गुड। इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहां पर क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। सरफेस ऑफ कांटेक्ट के जस्ट परपेंडिकुलर, जो बात बता दी फिजिक्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है भाई कि इसमें ऑलवेज बातें होती हैं। जब कुछ अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बन के आया ना तो बस बोल दिया ऑलवेज, ये हमेशा होता है, ठीक है ना। जैसे बोला सरफेस ऑफ कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है कौन, नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए उसका नाम में ये नॉर्मल रिएक्शन। बोलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अभी कोई फोर्स बचा क्या, हाँ जी अभी भी बचे हैं फोर्स। कौन कौन से फोर्स बचे हैं, बड़ा ध्यान से देखना, दो फोर्स बचे हैं अभी भी। अब दो फोर्स कौन कौन से बचे हैं भाई, जब ये फिसलेगी तो इसको रोकने के लिए कोई तो चाहिए, ये तो वेट को बैलेंस कर रहा है ना ये वाला, तो अब फेस से इसको रोकने के लिए कौन काम करेगा, फ्रिक्शन। यही बस मेन था, बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, उसको हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन फोर्स। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो अलग बात है, वो सोच के अगर बोल रहे थे कि फ्रिक्शन को ही भैया मैं अपने मन में रिएक्शन मान रहा था तो एक अलग चीज थी। बट यहाँ पर क्या होगा, आप सुनो, जब हम इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे तो ये वाला सिरा बताओ किधर मूव करने की टेंडेंसी है, वेरी गुड। और मैंने बताया था फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडिंग मोशन, टेंडिंग मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब ये लैडर जाना चाहेगी इधर तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा इधर। इस पॉइंट पर मैंने फ्रिक्शन दिखा दिया कितना, Fa इधर की ओर। बोलो कोई डाउट हो तो। अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, बी वाले पॉइंट पर लैडर जाना चाहेगी नीचे की ओर, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि जब मैं ऊपर चढ़ूंगा तो ये वाला सीधा नीचे आएगा ना भाई, आएगा या आना चाहेगा, टेंडिंग मोशन किधर है, नीचे की ओर, तो जाहिर सी बात है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर। अब वो जो मैंने याद करो, अभी मुझसे आप 2 दिन पहले पूछ रहे थे भैया अच्छा ये भी कोई फोर्स है क्या ऊपर की ओर, ऐसा ही एक डायग्राम दिया था मैंने आप लोगों को, मोमेंट निकलवाया था उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स दे रखा था, क्लियर, बट वो वहाँ ये सब नहीं बताया था कि क्या है, फ्रिक्शन है क्या है कैसे है, ठीक है। अभी बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब एक बार फिर अपने माइंड से पे जोर डाल के सोचो कि इस लैडर पर लगने वाले सारे फोर्सेस मैंने शो कर दिए या कोई रह गया अभी भी, सोचो एक बार जरा दिमाग लगा के, कौन सा रह गया बताओ, कौन से 2 रिएक्शन बच्चे, लगा तो दिए रिएक्शन। अच्छा यहाँ के रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ये वेट ही मैंने सीधे नीचे ला गया, यहाँ थोड़ी बच्चे रिएक्शन मिलेगा, बात समझो। ये जो रिएक्शन मिलेगा तो वेट और उसको बैलेंस कर ही रहा होगा। यहाँ ये वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में है ही, मतलब लैडर के ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ भी तो रिएक्शन लगेगा। अब यहाँ रिएक्शन नहीं, अल्टीमेटली तो मेरा लोड किस पे पड़ रहा है बताओ, लैडर पे पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, अल्टीमेटली दीवार पे और फर्श पे पड़ रहा है। मेरा और सीढ़ी का दोनों का मिला करके जो लोड पड़ रहा है वो अल्टीमेटली दीवार और फर्श पे पड़ रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, श्योर, बहुत अच्छे। अब देखो, अब फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा, नहीं इसमें कोई फोर्स नहीं बचा, परेशान मत होइए, जितने फोर्सेस लग सकते थे हमने सारे शो कर लिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से। अगर कोई नई सिचुएशन पैदा हो गई, नया क्वेश्चन बना, उसमें कोई और जरूरत पड़ेगी वो भी लगाएंगे, कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में, नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी एक लेटर पे बस इतने ही फोर्स लगते हैं जितने मैंने शो किए हैं। अब बताओ कोई डाउट हो तो। अब आ जाओ, ध्यान सुनो, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। पहला सवाल तो यही बनेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि बताओ ये मैन यहाँ से कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है बिना स्लिप किए, पहला क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपको बता देगा कि मैन का वजन दे देगा, मैन का वेट दे दिया, और साथ ही साथ बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि ये बंदा 5.5 मीटर तक चढ़ जाए, या ये अगर 10 मीटर की लैडर है तो ये 8 मीटर तक चढ़ जाए, या 10 के 10 मीटर तक चढ़ जाए, बिल्कुल ऊपर तक चढ़ जाए, ऐसे बोलेगा। तो बताओ इतनी ऊपर तक चढ़ाने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल से
कितना एंगल बनाते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हो तो एंगल पहले सेट करते हो ना कि कहां पे रखें सीढ़ी ताकि फिसले नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? अब की बार उसने क्या बता दिया, 2 टारगेट बता दिया आपको कि आपको जाना कहां तक है, छत पे जाना है। तो छत की ऊंचाई तक जब तक आप सीढ़ी पे नहीं पहुंचोगे तब तक आप छत पे तो जा नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात यानी और अपना वेट भी आपको पता चल गया, तो वेट पता है, टारगेट पता है कहां जाना है। इसका मतलब आपको अब की बार ये नहीं कि कहां तक जाने पर फिसलेगी नहीं, हम कहेंगे सीढ़ी को फिसलने भी नहीं देना है और ऊपर तक चढ़ना है। तो इसके लिए फिर किसको सेट करेंगे, एंगल को सेट करेंगे। तो फिर वो तुमसे जनरली पूछ सकता है कि बताओ सीढ़ी को कितने एंगल पर लगाया जाए ताकि आराम से बंदा सेफली क्या चढ़ जाए, ऊपर तक चला जाए। यही क्वेश्चन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फ्रिक्शन में पढ़ा दिया जाना चाहिए था, लेकिन वहां इसलिए रोका था सिर्फ कि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में उस समय तक नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि बॉडी अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है तो कंडीशंस क्या होती हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी क्लियर हो गया? 2 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, और देखते हैं। और कुछ भी बने इसमें, कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, हमेशा वही लगेगा। सुनो क्या, एक और तरीका समझिए। सबसे पहली बात, वो आपसे ये भी कह सकता है, हो सकता है कि ये कहे कि मान लीजिए आपके पास इस सीढ़ी पे आपको यहां तक चढ़ना है, लेकिन यहां पहुंचते हुए, यहां पहुंचने पर सीढ़ी फिसलने की कंडीशन में आ चुकी है। अच्छा, इससे अगर मान लो यहां पहुंच के जस्ट फिसलने की कंडीशन में आई, तो इससे पीछे तक लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और इस कंडीशन पे पहुंचकर लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। और उसके बाद अगर मूव कर रहा है और गिरने लगी सीढ़ी तो फिर डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगा। फ्रिक्शन तब भी लगेगा लेकिन वो रोक नहीं पाएगा अब उसको, क्योंकि लोड बढ़ गया और फ्रिक्शन कम हो गया, आराम से नीचे गिरोगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? श्योर? बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अब भाई एक और रास्ता है। अगर मान लो कि आपको पता है यहां तक जाने पर मैं फिसल जाऊंगा, बट आप जाना यहां चाहते हैं बी पॉइंट पर, क्लियर है? तो बी पॉइंट पर जाने के लिए आपके पास क्या रास्ता होगा? बोलो अब क्या करोगे आप? एंगल भी आपने इतना ही रखा, मान लो एंगल भी फिक्स कर दिया। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए बुलाओगे, बोले भैया जरा नीचे से पकड़ के खड़े जाओ सीढ़ी, मैं ऊपर चढ़ जाता हूं। समझ में आ रही बात ना? वो नीचे वाला व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे रोकेगा, सीढ़ी इधर फिसलना चाहेगी, वो ऐसे रोकेगा, ऐसे दम लगा, सिंपल। फ्रिक्शन के, बिल्कुल फ्रिक्शन के सपोर्ट में ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम भी सीढ़ी को फिसलने से रोकना है, और जिस बंदे को आपने अपनी हेल्प के लिए बुलाया उसका काम भी सीढ़ी को रोकना ही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया? तो वो आपसे ये पूछ सकता है, बताइए अगर इस बंदे को यहां से यहां जाना है तो बताओ इसको रोकने के लिए जो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कितना फोर्स लगाएगा, वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो निकालने के लिए पूछ सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? और समझो, मैंने कहा मान लीजिए कि आपके पास ना तो कोई बंदा है और आपको वहां तक जाना है, एंगल भी मजबूरी है फिक्स कर दिया आपने। एंगल फिक्स क्यों हो गया? क्योंकि उस पॉइंट पर जब मैंने सीढ़ी का ऊपरी सिरा रखा तो अब इससे कम या इससे ज्यादा एंगल में बढ़ा नहीं सकता। समझ में आ रही बात ना? तो अब यानी एंगल को कुल मिला जुला के मैंने फिक्स कर दिया। तो अगर ये सारी कंडीशंस फिक्स हो गई और आपके पास कोई बंदा भी नहीं है, तो अब क्या करोगे? फिर आप ये करोगे कि एक काम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कोई रस्सी वगैरह कुछ ढूंढोगे, ऐसी कोई चीज़ ढांड करके आप रस्सी का एक सिरा यहाँ बांधोगे, एक सामने कहीं किसी कील वील में कहीं भी ठोक ठाक करके उसको बांध दोगे। अब क्या होगा? आप इस पे चढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो काम अब वो व्यक्ति कर रहा था रोकने के लिए, अब वही काम कौन करेगा? वो रस्सी करेगी जो रस्सी आपने बांध दी है। बात समझ में आ गई ना? तो मतलब जब कोई ना हो तो ऐसा भी काम कर सकते हैं। अब ऐसा करेंगे तो जब इसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो जाहिर है कि ये फिसलना चाहेगी, लेकिन रस्सी उसको रोकेगी, तो रस्सी क्या हो जाएगी? टाइट। बोलो होगी कि नहीं होगी? रस्सी टाइट होगी तो रस्सी में क्या आएगा? टेंशन। तो पूछ सकता है बताओ रस्सी में आने वाला टेंशन कितना होगा? क्लियर? ये भी पूछ सकता है बताओ रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी। अगर आपको पता है रस्सी की लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, तो बड़े आराम से आप बता पाओगे कि इसका मतलब रस्सी ब्रेक होगी या नहीं होगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, जनरली बनेगा भी तो भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इतना सोच ले गए ना कि अच्छा ऐसे ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं। एक क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार का 5-6 क्वेश्चंस की कंडीशंस बता दी हैं, और वो जो 5-6 क्वेश्चंस की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं वो 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके अलावा भी बन सकते हैं। हर एक में बस अब क्या ही करना है, अब आ जाओ जी भैया क्वेश्चन को सॉल्व तो करा दीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है सिंपल। सिंस द लैडर इज इन, क्या बोलेंगे? बोलो सिंस द लैडर, है ना, सिंस द लैडर इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। मान रहे हैं हम लोग कि उसको हम फिसलने नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्योंकि लैडर जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर लैडर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो इसका सीधा मीनिंग है कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए। देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, तो देयरफॉर में क्या लिखोगे? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 एज वेल एज सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? अब बताओ क्या इस लैडर पे केवल वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं?
हॉरिजॉन्टल भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लग रहे हैं। इसका मतलब है कि सिग्मा एफ 0 होने का मतलब इसकी दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। बोलो कौन कौन सी दोनों? सिग्मा एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए। एक्स के अलॉन्ग लगने वाले फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए और वाई के अलॉन्ग लगने वाले फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? ठीक। अब क्या करेंगे? ठीक है ना, पहली वाली कंडीशन उठाओ। अच्छा ये चलो, सिग्मा एम बराबर 0 किसी एक पॉइंट के अबाउट या किसी के सब के अबाउट? भाई कंप्लीट इक्विलिब्रियम तभी माना जाएगा जब वो कहीं से भी ना घूमे, कहीं से भी घूमने की टेंडेंसी उसके अंदर ना हो। तो बताओ किसके अबाउट मोमेंट ले लेना बेहतर होगा? जिस पर ज्यादा फोर्स लग रहे हो। बताइए ए पे ज्यादा लग रहे हैं, बी पे ज्यादा लग रहे हैं या किसी और पॉइंट पे? ए पे भी 2, बी पे भी 2, भैया कहीं भी ले लीजिए। ठीक है ना, बात समझ गए ना? देखो ए पे आर ए और एफ ए, बी पे आर बी और एफ बी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एफ बी मतलब फ्रिक्शन एट बी और एफ ए मतलब फ्रिक्शन एट ए। बात समझ में आ रही है? अब बताओ तो मैं किसके अबाउट मोमेंट लूंगा? बी के अबाउट या ए के अबाउट? बताओ। ए के अबाउट मोमेंट लूंगा। तो ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेहतर तो यही है कि हम किसके अबाउट मोमेंट लें? ए के अबाउट मोमेंट लें। समझ गए? दिक्कत कुछ नहीं है, बी के अबाउट भी ले सकते हैं, वहां थोड़ा आपको थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा आपको। ठीक है, बताओ कितनी इक्वेशन बन गई आपके पास? कितनी इक्वेशन बन गई? 3। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। क्लियर? 3 इक्वेशन है तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल हो सकते हैं? बस 3। अगर 3 अननोन हैं आपके क्वेश्चन में, 3 अननोन हैं, वहां तक के क्वेश्चन को आप इस किसी भी इस मेथड से सॉल्व कर देंगे बड़े आराम से। अगर 3 से ज्यादा अननोन होंगे तो हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब 3 से ज्यादा अननोन होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लैडर का वेट मेजर किया जा सकता है, आदमी का अपना वेट मेजर किया जा सकता है, कितने एंगल पे हमने उसको खड़ा किया तो हमारी खुद की डिसाइडिंग कंडीशन है। समझ में आ रही बात ना? मतलब कुल मिला जुलाकर कभी भी 3 से ज्यादा आएंगे ही नहीं वेरिएबल। बोलो कौन कौन से 3 वेरिएबल आएंगे? ये आर ए हमें नहीं पता है, ये हमारी मर्जी से डिसाइड नहीं होगा, इसका मतलब आर ए वेरिएबल हो गया। ये आर बी हमें नहीं पता है कि कितना लगेगा, ये हमारी मर्जी से डिसाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। आर ए आर बी वेरिएबल हो गए। बताओ एफ ए एफ बी वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन एफ ए आर ए पे डिपेंड करेगा और एफ बी आर बी पे डिपेंड करेगा, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। ये 4 देखने में 4 लग रहे हैं लेकिन ये सही मायनों में 2 ही वेरिएबल हैं। अगर आर ए निकल आएगा तो समझो एफ ए निकल आएगा, आर बी निकल आएगा तो समझो एफ बी निकल आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और एक वेरिएबल क्या होगा? जहां तक ये बंदा चढ़ रहा है। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति इस लैडर पर कहां तक चढ़ा? एक्स तक चढ़ा। बार बार कह रहा हूं, जो ध्यान से समझेगा ना वही क्वेश्चन कर पाएगा भी जब न्यूमेरिकल दूंगा। अगर तुमने इसको ध्यान से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको 5-6 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं, एक क्वेश्चन मत मानना इसको कि खाली एक क्वेश्चन हो रहा है, कैसा भी आ जाएगा, बस एक ही काम करना है, हर एक बार में यही काम करना है। ठीक है ना? आपको टॉपिक समझना है बस कायदे से। ठीक है, अब बताओ, मैंने पहली कंडीशन उठाई, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट 0, सॉरी सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, सभी फोर्सेस का सम 0। बताओ एक्स के अलॉन्ग, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं दोबारा फिर से। बताओ इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इस वाली डायरेक्शन को और इस वाली डायरेक्शन को, यही तो मानेंगे। बताओ जल्दी से, सिग्मा एफ एक्स में कितने फोर्स हॉरिजॉन्टल हैं? 2। एक है क्या? बोलो एफ ए। एफ ए कैसा होगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। और लैडर पे एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर, आर बी, माइनस का आर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। और कोई है हॉरिजॉन्टल? इन 2 के अलावा 2 ही तो हॉरिजॉन्टल है बस, तो उन दोनों का सम कितने के इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो एफ ए माइनस आर बी बराबर 0। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू आर बी। बोले मेरे को डाउट हो तो पक्का पहुंचे। एफ ए का मतलब क्या? फ्रिक्शन एट ए। फ्रिक्शन एट ए निकालना हो तो क्या करना होगा? म्यू ए आर ए। क्या आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत बढ़िया। म्यू ए आर ए, म्यू आर बराबर एफ बराबर म्यू आर, लेकिन मैंने कहा ए का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ए और ए पर लगने वाला रिएक्शन आर ए, तो म्यू ए इंटू आर ए बराबर क्या हो जाएगा? आर बी हो जाएगा। बोले इतने में को डाउट हो तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब बताओ अगली वाली इक्वेशन क्या लिखूंगा? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। इसको एक बना के छोड़ दूंगा यहां से, ठीक है ना? और सिग्मा एफ वाई बराबर 0। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई के अलॉन्ग लगने वाले फोर्सेस का सम 0। बताओ वाई की डायरेक्शन में ऊपर की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। आर ए प्लस एफ बी। बोलो लग रहा कि नहीं?
ऊपर की ओर 2 लग रहे हैं आर ए प्लस एफ बी, और नीचे की ओर भी 2 लग रहे हैं, माइनस का डब्ल्यू एल और माइनस का डब्ल्यू एम बराबर 0। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, आर ए प्लस एफ बी बराबर डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एम। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा अभी मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप हुआ, इसमें अभी हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेने रहे तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस खाली इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे यही काम आपको तब भी करना है, बस उसमें जो इक्वेशन बनेंगी उनको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। समझ गए? पक्का? बहुत अच्छे। अब तीसरी इक्वेशन बना लो भाई, सिग्मा एम में इक्वल टू 0। मजा आ जाएगा अगर आपने मुझे इक्वेशन बनवा दी। मैं इन पॉइंट को भी नाम दे देता हूं एम एन, और इस पॉइंट का नाम देता हूं मान लीजिए सी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 मतलब ए पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। बताओ, आर ए का मोमेंट है क्या अबाउट, एफ ए का मोमेंट है क्या अबाउट, आगे बढ़ जाओ, डब्ल्यू एल का मोमेंट है क्या अबाउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो डब्ल्यू एल इंटू डिस्टेंस बताओ ए एम। बोलो कोई डाउट हो तो। ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया फोर्स, और ये हो गया पॉइंट। पॉइंट से फोर्स के ऊपर डाले गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए एम के इक्वल। क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। डब्ल्यू एम बताइए कैसा होगा इसका भी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना, कैसे निकालते हैं क्लॉकवाइज, पेन की निब को एरो की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट इधर पड़ रहा है, पॉइंट की ओर घुमा दिया, कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो डब्ल्यू एम इंटू डिस्टेंस बताओ ए एन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कौन सा फोर्स मिला, आर बी। बताओ आर बी का बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, भैया एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस मिल लेंगे, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स, पॉइंट नीचे है, पॉइंट की ओर घुमा दिया, बोलिए कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस का आर बी इंटू डिस्टेंस बताओ, भाई वाह क्या कह रहे हैं, ये सब तो तुम सीख गए हो, बीसी। क्योंकि ये रहा फोर्स, इस पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, बीसी के इक्वल। तो माइनस का आर बी इंटू बीसी। आगे बढ़ो, एफ बी का बताओ कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा वो भी, माइनस का एफ बी इंटू डिस्टेंस बताओ ए सी। कैसे भाई, ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स, इस फोर्स की लाइन को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बहुत अच्छे। तो इसको पीछे बढ़ाने पर और इस पॉइंट से इसके ऊपर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितने के इक्वल होगी, ए सी के इक्वल। तो माइनस का एफ बी इंटू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। बोलो कोई डाउट हो तो। ये बन गई कौन सी इक्वेशन, थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन की हेल्प से 100 के 100% जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चौथी कोई बनेगी ही नहीं, इसलिए चौथा कोई वेरिएबल देगा भी नहीं। 3 वेरिएबल मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं, आर ए आर बी तो पक्का वेरिएबल होंगे, वो पता नहीं रहेंगे। उसके अलावा एक वेरिएबल वो और देगा अपनी मर्जी से कि बताओ बंदा कहाँ तक चढ़ेगा, बताओ इतनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए बंदे का वेट कितना होना चाहिए, बताओ रस्सी में तनाव कितना आएगा, बताओ सीढ़ी को कितने एंगल पे लगाएं। वो जो सब मैंने जितनी सिचुएशन बताई हैं उनमें से कोई एक सिचुएशन पूछेगा और बाकी सब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, श्योर? बहुत अच्छे। इसके बाद इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। नोट करो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के क्वेश्चन करेंगे, तभी मजा आएगा, तभी समझ में भी आएगा कि आखिर क्या पूछता है क्वेश्चन में। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करिए बिल्कुल भी, है ना। क्वेश्चन लिखिए, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट 250 न्यूटन, a uniform ladder of weight 250 न्यूटन, ठीक है, a uniform ladder of weight 250 न्यूटन and length 5 meter is placed against a vertical wall. A uniform ladder of weight 250 Newton and length 5 meter is placed against a vertical wall. Is placed against a vertical wall. ठीक है, is placed against a vertical wall. ठीक है, in a position where its inclination to the vertical, है ना, in a position where its inclination to the vertical is 30 degree. Its inclination to the vertical is 30 degree. हो गया यहाँ तक? बहुत अच्छे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। A uniform ladder of weight 250 Newton and length 5 meter is placed against a vertical wall in a position where its inclination to the vertical is 30 degree. A man weighing 800 Newton. A man weighing
ए मैन वेइंग 800 न्यूटन, समझ रहे हो ना, 800 न्यूटन का आदमी हो सकता है ना। हाँ, तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कई बार बता रखा है बात, तुम्हें शॉक्ड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार बता रखी भाई 800 न्यूटन मतलब 80 केजी, ठीक है ना। बहुत अच्छे, चलो तो क्या लिखा 800 न्यूटन। ए मैन वेइंग 800 न्यूटन क्लाइम्स द लैडर, लैडर पे चढ़ रहा है। ए मैन वेइंग 800 न्यूटन क्लाइम्स द लैडर, हो गया। एट व्हाट पोजीशन विल ही इंड्यूस स्लीपिंग, एट व्हाट पोजीशन विल ही इंड्यूस स्लीपिंग, है ना, एट व्हाट पोजीशन विल ही इंड्यूस स्लीपिंग। टेक म्यू इज इक्वल टू 0.2, टेक म्यू इज इक्वल टू, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया 0.2 एट बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, टेक म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो इसने क्या खास बात रखी, दोनों जगह सेम दे दिया, हालांकि कोई जरूरी नहीं होता सेम ही होगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो क्या लिखा, टेक म्यू इज इक्वल टू 0.2 एट बोथ द सरफेसेस, ठीक है ना। दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस पर क्या होगा 0.2 होगा। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से करने की कोशिश करिए, लैडर बनाइए जल्दी से और सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं करवा ही रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हमें फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े मजे के साथ क्वेश्चन समझ में आ जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपको दिख रहा होगा, एक वॉल है और एक फ्लोर, नीचे क्या है ये फ्लोर है और इस ये क्या हो गई, यहाँ पर वॉल हो गई। इस वॉल और फ्लोर के बीच में एक लैडर लगा दिया हमने, कितने एंगल पर 30 डिग्री। कौन सा एंगल 30 डिग्री दिया है मयंक, ये वाला है ना। पढ़ो, यही गलतियां करेंगे, इतनी मेहनत से करवाया, इतनी मेहनत से पढ़ाया, उसके बाद ये करोगे, मान जाओ। कल भी बताई थी ये बात कि यही गलतियां आप करते हैं कि पता लगा आपको एंगल दिया गया है कहीं और से, आपने ले कहीं और से। कल बताओ, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि प्रोजेक्टाइल वाले में भी कई बार ऐसा करता है वो, कि हमें आदत पड़ी रहती है हॉरिजॉन्टल से एंगल मानने की, वो दे देता कई बार कहां से, वर्टिकल से। जरा देखो क्वेश्चन में एंगल कौन सा दिया है, वर्टिकल से बोला है, ये एंगल नहीं दे रखा है, गलती मत कर बैठना। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ना बताता तो आप में से कम 50% लोग अभी यही कर रहे होते, इसको 30 मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते। लास्ट में अल्टीमेटली जब पहुंचते तो रिजल्ट खराब आ जाता, रिजल्ट नंबर आपका आंसर गलत आया, फिर कहते भैया वो बस मैंने इतनी सी गलती की थी। फिर क्या बोलते हैं आगे पर, ये भी बोलते हैं भैया बस इतनी सी मिस्टेक की। अरे भाई इतनी सी मिस्टेक ने सब बर्बाद कर दिया ना। अब ये इतनी सी नहीं रह गई, अब ये बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। बताओ किधर से लूंगा एंगल, ऊपर से, वर्टिकल से दिया गया कितना एंगल 30 डिग्री, 30 दिया ना क्वेश्चन में, तो 30 दिया है। अगर ये 30 है तो बिना टेंशन के इसको 60 ले लो, क्या दिक्कत है। अब ये 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। अभी तक केवल इतना ही पता चला हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम आराम से क्वेश्चन की सारी सिचुएशंस को डायग्राम में शो करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ लैडर का वेट कितना है, लंबाई कितनी है, पहले तो लैडर की लंबाई बताओ 5 मीटर। बहुत बढ़िया। देखिए ये पूरी जो लंबाई है लैडर की, ये कितनी है 5 मीटर, ठीक है। अब ये लैडर का जो वेट है वो कहाँ लगेगा, जस्ट लैडर के मिड पॉइंट पर। तो ये तो हो गया लैडर का वेट कितना है बच्चों 250 न्यूटन। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो। उसने कहा इसके ऊपर 800 न्यूटन का एक बंदा चढ़ रहा है, बताइए कितनी ऊंचाई तक चढ़ने पर स्लिपिंग इंड्यूस हो जाएगी। स्लिपिंग इंड्यूस होने का मतलब यही है कि कहां से स्लिप करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने मान लिया कि मान लो ये बंदा कहां तक जा पाएगा, यहां से x ऊंचाई तक जा पाएगा। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठे कि भैया आपको ये जानकारी है क्या कि वो मिड पॉइंट के ऊपर निकल जाएगा। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो फिर आपने कैसे ले लिया मिड पॉइंट के ऊपर, कैसे ले लिया भाई, मैं क्यों टेंशन लूंगा उसकी। तुम्हारा मन करे इतना सामान लो, यहां मान लो, तुम्हारा मन करे तुम पूरा ऊपर पहुंचा दो। न्यूमेरिकल वैल्यू x की जो आएगी ना वो अपने आप बताएगी कि ये मिड पॉइंट के ऊपर है, मिड पॉइंट के नीचे है, समझ गए ना। वो अगर ये मिड पॉइंट के नीचे तक ही रहा होगा तो x की वैल्यू 2.5 से कम आएगी। अगर ये मिड पॉइंट के ऊपर निकल गया होगा लेटर के तो 2.5 से ज्यादा है, कि उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम सॉल्व करेंगे, इसलिए अभी हमें पता नहीं कि x कहां होगा, पर मैंने जानबूझ के थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, थोड़ा डायग्राम अच्छा लग रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना इतनी बातें, बहुत अच्छे। अब बताओ यहाँ खड़ा है मान लीजिए मैन। अब यही जो मैन हम बनाया करते हैं, एक हाइपोथेटिकल मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं होता, ठीक है ना। ओके अब देखो इस मैन का वेट कितना है बताओ 80 केजी, ठीक है ना। वेट है 800 न्यूटन, मास है 80 केजी।
लेकिन मास की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मास को लेने की जरूरत भी नहीं है, सीधे क्या लिख दिया 800 न्यूटन। बोलो कोई डाउट? तो किसी भी बंदे का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो 800 न्यूटन नीचे की ओर लगेगा। बोले इतने में कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बता दो देख करके, अब इसके बाद जितना भी बचा वो काम आपका है। इतना क्वेश्चन में दिया था, एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, क्या यहाँ का म्यू कितना है 0.2 और यहाँ का भी म्यू कितना है 0.2। इसका मतलब सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब जो बचा वो पार्ट आपके लिए बचा है, वो क्वेश्चन आपको करना होता है। क्या करेंगे? सबसे पहले वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो बोलो यहाँ पर रिएक्शन अपवर्ड आर ए। भैया ये लैडर इस दीवार को ऐसे पुश करेगी तो रिएक्शन आगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं यार? ये लड़का ये तो इसको तार काट वाट के निकल जाएगा आगे ना, इसके ऊपर से गुजार देते हैं थोड़ा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आर बी, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, ये बंदा यहाँ खड़ा है, इसके जस्ट ऊपर से जा रहा है ये रिएक्शन आर बी। क्लियर है? अभी बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं। अगर ये आर बी है ये आर ए है, अब मुझे बताओ एफ ए किधर लगेगा? एफ ए, मैंने इस पॉइंट को ए नाम दिया ना भाई और इस पॉइंट को बी नाम दिया ना, तो बताओ जल्दी से एफ ए किधर? इधर। ये हो जाएगा आपका क्या एफ ए। और बॉडी नीचे की ओर जाएगी, लैडर नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, मतलब क्या हो गया आपका एफ बी। ये एफ ए, ये एफ बी, सारे फोर्स आपने शो कर लिए बिना टेंशन के। क्या करेंगे? अब ज्यादा कहानी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, तीन ही इक्वेशन बनानी है बस। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो ना? बस हो गया। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा? बताओ इधर की ओर कौन सा? एफ ए। बोलो ना भाई, एफ ए माइनस आर बी बराबर 0। एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बी। एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू ए आर ए इज इक्वल टू आर बी। म्यू ए तुम्हें दे रखा है कितना है 0.2, आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर बी। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। लो जी, ये आ गया, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। बताओ इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। 0.2 आर ए बराबर आर बी, मतलब आर ए और आर बी का रिलेशन मिल गया। एक इक्वेशन बनाओगे, छोड़ दो, ज्यादा चिंता मत करो उसकी। अब आ जाओ यहाँ, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, तो सिग्मा एफ वाई को 0 के इक्वल रखा। बताओ आर ए ऊपर की ओर, बोलिए, और प्लस का क्या? एफ बी ऊपर की ओर इज इक्वल टू नीचे की ओर 250 प्लस 800। बताओ कितना हो जाएगा? अच्छा मैंने डायरेक्ट इक्वल रख दिया, समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। क्योंकि ऊपर की, अच्छा ये भी मैं ये भी याद करा देता हूं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका सीधा मीनिंग निकलता है इधर की ओर लगने वाले फोर्स का सम इज इक्वल टू इधर की ओर लगने वाले फोर्स का सम, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स का सम इज इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाले फोर्स का सम। सिंपल। क्लॉकवाइज लगने वाले मोमेंट का सम एंटी क्लॉकवाइज लगने वाले मोमेंट के सम के इक्वल, बस यही तो है। समझ गए? तो वो एक स्टेप मैंने यहां से खत्म कर दिया, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? आर ए प्लस, बताओ एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू बी आर बी बराबर कितना? 1050। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये म्यू बी आर बी कैसे लिखा समझ में आ रहा है? मैं जानबूझ के म्यू बी आर बी लिख रहा हूं। आप कहेंगे भैया म्यू तो सेम है, कोई बात नहीं ना, रख लेंगे वैल्यू वही, इसलिए जानबूझ के अलग लिखो, हो सकता है कभी कभी अलग भी दे दे। तो अभी बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? आर ए प्लस 0.2 आर बी बराबर 1050। ये हो गई सेकंड। लेकिन एक बात बताऊं, अब इस सेकंड के आगे जाने की जरूरत नहीं है। आर बी की ये वैल्यू उठाओ, यहां रख दो, क्या निकल आएगा? आर ए। देखो ना, आर ए आर बी में मेरे पास दो इक्वेशन, अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं अगली इक्वेशन बनाने की। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो ये तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? तो आर बी की ये वैल्यू उठाई, यहां पुट कर दी, ठीक है ना? पुट द वैल्यू ऑफ आर बी, ठीक है ना? पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन सेकंड में रखी, क्या हो जाएगी बताओ? आर ए प्लस 0.2 इंटू 0.2 आर ए बराबर 1050। ये हो जाएगा आर ए प्लस 0.2 इंटू 0.2 0.04 आर ए बराबर 1050। दोनों में से क्या कॉमन आ गया? आर ए। क्या बचेगा? 1 प्लस 0.04 बराबर कितना? 1050। आर ए की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 1050 अपॉन 1.04। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये 1.04 नीचे चला गया ना, 1.04, ठीक है? पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दी, क्या बन गया आपके पास? 105 के आगे कितनी जीरो? 3 जीरो, अपॉन में 104। 104 से इसको डिवाइड कराओ, आंसर बताओ, जल्दी करो इतना काम। निखिल तुम सॉल्व करके बताओ पहले। 104 से 1000 इसको डिवाइड करके बताओ, सही डिवाइड करना। 109.9। जरा कंफर्म करो भाई, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति कंफर्म करो, कोई जरूरी नहीं है कि ये सही होगा। 109.9 ये बता रही है, ठीक है? देखिए जरा, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? जरा देख लो एक बार, है ना? 109.9 देखो, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? ठीक है ना? ठीक, देख कर बताओ जल्दी से।
अरे यार एक कोई तो सॉल्व कर दो, 104 से इसको ऊपर डिवाइड 1009। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है ऊपर वाला, देखो 1009.6। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ना करेगा सही बताओगे तब तो समझ में आएगा भाई। चलो अच्छा, आर ए की हेल्प से आर भी निकाल दो, जल्दी से आर भी निकाल दो, देखें उससे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बुक में जो दिया गया वो आर भी दिया गया। बताइए आर बी कितना आ जाएगा, यहीं से यहीं लिख दूं, आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 आर ए। आर ए की जो वैल्यू आई आपकी ये इतना न्यूटन, इसको वहां रख दीजिए। बताइए जरा मल्टीप्लाई करके कितना आया। वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है, अब सही है, एग्जैक्टली सही, बहुत अच्छे। कितना आएगा 201.9 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 201.9 न्यूटन। इतने में कोई डाउट आया अभी तक? क्या मेरे पास आर ए और आर बी दोनों निकल गए? तो दो वेरिएबल तो ऐसे निकल गए। अब मसला किसका बचा बताओ, वेरिएबल बचा कौन, देखना चाहूंगा तुम्हें। सिर्फ एक्स वेरिएबल रह गया, बाकी सब निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि आर ए की हेल्प से एफ ए निकल जाएगा और आर बी की हेल्प से एफ बी निकल जाएगा। बोलो निकल जाएगा कि नहीं? पक्का, बहुत अच्छे। चलो वो भी कर ही लेते हैं। बताओ मुझे जल्दी से यहाँ से देख करके, एफ ए कितना होगा? एफ ए बराबर म्यू ए आर ए, मतलब कितना 0.2 इंटू आर ए, बताओ कितना 1009.6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल आएगा यहाँ से एफ ए। एफ बी बताओ कैसे निकलेगा? एफ बी बराबर 0.2 आर बी, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू आर बी की वैल्यू आपके पास है 201.9। इसको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों एफ ए और एफ बी निकल जाएंगे। एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल लेना भाई। अभी बस बताओ कौन सी इक्वेशन बची? बस एक बची ना, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तीसरी इक्वेशन बची, कर लोगे ना, ये हो जाएगा ना, छोड़ो इसको भी, बाद में देखते हैं, ठीक है ना। मैं अपना काम निपटाऊं पहले, ठीक है, उसके बाद आप आराम से करते रहिएगा। ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो बताओ तीसरी वैल्यू। वैसे भी एक बात तो बताओ, x क्या है? x एक डिस्टेंस है, फोर्स है? तो भाई ये तो आपने जो दोनों इक्वेशन लिखी हैं फोर्स की हैं, इनमें तो डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। इसलिए मजबूरी बन गई कि डिस्टेंस लानी तो मोमेंट वाली इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मोमेंट में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। उसमें x की एंट्री हो जाएगी। जो चाहिए था उसकी एंट्री तो अभी तक हुई भी नहीं, लेकिन उसकी एंट्री कराने के लिए सब कुछ सजाया जा रहा है। ये सारा जो सजावट साज सज्जा है, ये सब किसके लिए हो रही है? दूल्हे के लिए हो रही है। और दूल्हा कौन है इस क्वेश्चन में? एक्स है, ठीक है ना। तो पहले पूरी साज सजावट करके अब हम लोग एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि एक्स कहाँ से आएगा। अब देखो क्या लगाएंगे, सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। तो ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, आर ए का मोमेंट, एफ ए का मोमेंट, आगे बढ़े 250 का मोमेंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 250 इंटू, इसको नाम दिया था एम एन और इसको नाम दे सी, बताओ ए एम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। 800 का मोमेंट क्लॉकवाइज, 800 का मोमेंट ए का क्लॉकवाइज, ए एन। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ आर बी का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का आर बी इंटू बी सी, ठीक है। और बताओ आगे, ये एफ बी माइनस का एफ बी इंटू ए सी बराबर क्या होना चाहिए? 0। बोलो कोई डाउट हो तो? अगर तुम मुझे ये वैल्यूज निकलवा दो ना, मजा आ जाए। अगर तुम में से कोई मुझे बता दे कि भैया ए एम की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ए एम, खुश हो जाएगा मेरा मन। जल्दी बताइए, ए एम ये यहां से लेके यहां तक कितना है? 2.5 है, डरिएगा नहीं, ये 2.5 है और ये ऊपर वाला भी 2.5 है। और कल बताया था मैंने कि अगर आपको ये निकालना हो एम, तो इसके हाइपोटेन्यूज पे हाथ को रख लीजिए ऐसे। ये कितनी हो गई? 2.5। अंजय सही बता रहा है, ठीक है ना, 2.5। इसके दो कंपोनेंट, एक ही हो जाएगा 2.5 cos 60 और एक हो जाएगा 2.5 sin 60। लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, ए एम वाला। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 cos 60। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। ए एन की वैल्यू निकलवा दो जल्दी से। ए एन, आप ये देखिए, ए एन नहीं, ए एन कहाँ है? ये रहा ए एन। तो ये कितनी है? ये यहां तक x है, x, उसी x के लिए तो सब कुछ हो रहा है। तो बताओ इस x वाले के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो, एक ये वाला x cos 60 और एक ये वाला x sin 60। तो मुझे an चाहिए। an कितना होगा बोलो? x cos 60। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका x cos 60। बोले इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का, बहुत अच्छे। आगे मुझे क्या चाहिए? bc बता दो तो मजा आ जाए। bc बता दो तो मजा आ जाए। 5 sin 60, क्योंकि BC कौन से वाले ट्रायंगल में आ रही है? ABC वाले ट्रायंगल में। और ABC वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज ये है AB, इसके दो कंपोनेंट AB cos 60
और ये ए बी साइन 60। समझ गए ना? इसका मतलब ये पूरी कितनी है लंबाई? 5 मीटर। तो 5 के 2 कंपोनेंट, 5 cos 60, 5 sin 60। लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये वाला चाहिए आपके बाहर, है ना? ये BC चाहिए ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो बताओ BC की वैल्यू 5 sin 60। अब बताओ FB के लिए मुझे क्या चाहिएगा? AC चाहिए होगा। तो AC की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी भाई? ये तो भैया ये है ये क्या है? ये 5 है ना? ये 5 है। तो ये हो गया 5 cos 60 और ये हो गया 5 sin 60। तो A से C तक कितना होगा? 5 cos 60। AC हो जाएगा आपका 5 cos 60। अब मुझे एक बात बता दो देख कर जल्दी से, क्या आप AM की वैल्यू सब AM, AN, BC, AC सब मिल गया? अब ध्यान दो, RB मिल गया? RB मिल गया? ऑलरेडी मिला हुआ है। RB कहाँ है? ये रहा RB मिल गया। FB मिल गया? FB भी पता है, RB भी पता है, AN भी पता है, AM भी पता है, BC भी पता है, AC भी पता है। लेकिन इसी BC AC के चक्कर में कौन आ जाएगा? X आ जाएगा। ये आ जाएगा, देखो यहाँ AN में आ जाएगा X cos 60। तो जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो बाकी सब पता है, केवल एक वेरिएबल X बचेगा। उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, X की दौड़ते हुए वैल्यू निकल के आएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे। ये वैल्यूज यहाँ रखो, सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल बताओ जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, साथ साथ।